दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी जिंदगी हसीन है। छोटे छोटे नीले बल्ब की रोशनी से जगमगाती दीवारें और दरवाजे पर झूलता ताजे फूलों और आम के पत्तों का बंधनवार। कमरे के एक कोने से बहुत धीमी आती शहनाई की आवाज। बरसों बाद घर में ऐसी रौनक आई थी। मीरा का घर। बाहर लगी पीतल की नेम प्लेट पर लगे अक्षर भी बल्ब की रोशनी से चमक रहे थे। डॉक्टर मीरा कौशिक, शहर के बड़े कॉलेज में केमिस्ट्री की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। आज मीरा के बेटे सुयश की शादी की रस्में शुरू हुई थीं। सारा इंतजाम सुयश और रागिनी के दोस्तों ने संभाल रखा था। रागिनी उनकी होने वाली बहू और सुयश की सबसे अच्छी दोस्त और अब होने वाली पत्नी। मीरा लॉन के एक तरफ लगे केन के झूले पर बैठी अपनी डायरी में सामान की लिस्ट बना रही थी। कितना सामान लाना था। हलवाई का, डेकोरेशन, तोहफे, राशन और तो और पंडित जी ने हवन में लगने वाले सामान की ही इतनी लंबी लिस्ट बना दी थी। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चंदन, घी, कपूर, अगरबत्ती, आम की लकड़ी और भी न जाने क्या क्या। सुयश ने तो पंडित जी के सामने ही टोक दिया था। इतना सामान पंडित जी, वो भी 2 लोगों की शादी के लिए। पंडित जी हंस दिए थे। बेटा, जन्म जन्मांतर के लिए बंध रहे हैं तो सारे विधि विधान होने चाहिए कि नहीं। मीरा के भीतर कुछ हल्का सा छन से बिखर गया था। उसकी भी शादी तो ऐसे ही हुई थी, पूरे विधि विधान से। जन्म जन्मांतर तो क्या, शादी के 2-4 साल में ही उसके और विजय के मन कितने दूर हो गए थे। अपने माँ बाप और सुयश के हर्ट होने का ख्याल नहीं होता तो वो शायद कभी की अलग हो जाती। मन को कठिन फैसले लेने में वक्त लगता है। घबराता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कि कहीं किसी और को दुख ना पहुंचे। माँ, कॉफी भिजवाऊं? सुयश की आवाज आई तो मीरा सर झटक कर फिर लिस्ट फाइनल करने लगी। यस, स्ट्रॉन्ग कॉफी प्लीज। और अपनी भी लेके आ जा। मीरा ने डायरी बंद करके अपने बेटे को पास बुला लिया। आई कांट बिलीव कि तेरी शादी हो रही है। मीरा ने सुयश के बाल बिखेर दिए। इवन आई कांट बिलीव इट। उसने अपना सर माँ की गोद में रख दिया। माँ बेटे अपनी गपशप में तल्लीन होते कि मीरा का फोन बजा। विजय कॉलिंग। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही मीरा ने फोन सुयश को पकड़ा दिया। फोन उठाते ही उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। आंखों के किनारे सिकुड़ गए और चमकदार माथे पर 2 नाजुक से बल पड़ गए। नो, वी डोंट नीड एनीथिंग। किसी चीज की जरूरत नहीं है। माँ ने आपके बिना अब तक जिंदगी मैनेज की है ना, अब शादी भी हो जाएगी। प्लीज पापा, उनको अकेला छोड़ दीजिए। माँ को अब किसी सहारे की जरूरत नहीं है। उन्हें हमारे अलावा अब किसी की जरूरत नहीं पापा, किसी की नहीं। एक फोन कॉल ने हमेशा की तरह मीरा के घर में जरा सी धुंध भर दी थी। और यह पहली बार नहीं हुआ था। उसका घर छोड़ने के बाद बीते सालों में विजय जब जब फोन करता, ऐसे ही मीरा का मन खट्टा हो जाता। मीरा को अपने पति विजय से अलग हुए अब 15 साल बीत चुके थे, लेकिन अब भी वो रिश्ता पूरी तरह से अलग नहीं हो पाया था। पति पत्नी का रिश्ता तो तलाक नाम का कानून तोड़ देता है, लेकिन बाप बेटे के रिश्ते को वो कैसे तोड़ती। शुरुआती दौर तो बहुत मुश्किल भरा था और एक नहीं कई तरह की मुश्किलें उसके रास्ते में थीं। कुछ फैसले ऐसी ही तकलीफें लेकर आते हैं। एक दिन जब विजय का व्यवहार उसके बर्दाश्त से बाहर हुआ तो वो ऐसे ही उसके घर से चली आई थी, अपने और सुयश के सर्टिफिकेट्स के अलावा सब कुछ छोड़कर, बिना कोई अधिकार मांगे। तब उसने नहीं पूछा कि कहाँ जाओगी, मेरे बेटे को खिलाओगी क्या, पढ़ाओगी कहाँ, पालोगी कैसे, क्योंकि तब उसे लगा कि गुस्से में गई है, 4 दिन में शांत होकर लौट आएगी। लेकिन मीरा नहीं लौटी थी और तब हकबकाया विजय बार बार फोन करने लगा था। सुयश से हालचाल पूछता और फिर मीरा के खिलाफ अनाप शनाप अनर्गल बातें कहता, अपने बेटे को लौट आने को कहता। मीरा कसमसा के रह जाती। उसे कभी कभी डर लगता था कि कहीं बेटे का कच्चा मन बिखर न जाए, कहीं खटास ना आ जाए उसके भीतर। पिता के दिए बड़े लालच कहीं उसको मां से दूर न ले जाए। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुयश उम्र से पहले समझदार हो गया। बहुत जल्द वो अपनी मां की ढाल बनकर खड़ा होने लगा। मां, ये लो, रागिनी का फोन है। सुयश ने मीरा को फोन पकड़ाया तब उसे एहसास हुआ कि वो कितनी देर से बीते दिनों की कड़वी यादों में खोई हुई है। हाय माँ, कैसी हैं? सब तैयारी आपकी मनमर्जी से हो रही है ना?
रागिनी की खनकती आवाज सुनकर मीरा के उदास पड़ते चेहरे पर ताजगी आ गई। एकदम हमारी मर्जी से, जैसा हम दोनों ने तय किया बिल्कुल वैसी। यू डोंट वरी, सुयश की मर्जी बिल्कुल नहीं चल रही। मीरा हंसते हुए बोली तो रागिनी की तेज हंसी फोन के स्पीकर से निकलकर घर के आंगन में फैल गई। हंसी ऐसी जैसे खुशबूदार लोबान का धुआं हो। मीरा ने मन ही मन उसकी बलाएं ले ली। रागिनी सुयश की दोस्त थी और मीरा की पसंद और अब इस घर की होने वाली बहू। पिछले 5 सालों में रागिनी सुयश की दोस्त से महबूबा बनी तो उन्हीं 5 सालों में मीरा उसकी आंटी से दोस्त बन गई थी। एक साथ शॉपिंग, फिल्में, छोटी मोटी यात्राएं, जो भी हो, दोनों एक दूसरे की फेवरेट कंपनी थे। रागिनी अब सुयश से बात कर रही थी। सुयश फोन लेकर दूर चला गया, लेकिन थोड़ी देर पहले उसके कहे शब्द मीरा के कानों में गूंजने लगे। प्लीज पापा, माँ को अकेला छोड़ दीजिए, उन्हें अब हमारे अलावा किसी की जरूरत नहीं है। तभी किसी मैसेज के आने से मीरा का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। वो पढ़ने लगी। हाय, किसी चीज की जरूरत हो तो कहना, यू नो आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। ये कार्तिक था, कॉलेज में उसका कॉलीग, इंग्लिश का प्रोफेसर। मीरा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट बिखर गई। जरूरत हो ना हो, लेकिन किसी अपने का पास होना दुनिया की सबसे बड़ी तसल्ली है। खुशियों वाले दिनों को बीतने की बड़ी जल्दी रहती है, लेकिन शुक्र है कि एक खुशी बीतने के बाद फिर किसी और सुख के चले आने की उम्मीद हमेशा बनी रहती है। रागिनी अब मीरा के परिवार का हिस्सा बन गई थी। घर में रौनक रहने लगी थी, जैसे किसी ने हवा में अबीर गुलाल उड़ा दिया हो। ऑफिस से लौटकर मीरा और रागिनी एक साथ काम निपटाते, और जब सुयश और रागिनी कहीं बाहर जाते तो मीरा अपनी स्टडी में सुकून से किताब पढ़ती, डायरी लिखती या मनपसंद गाने सुनती। कभी कभी एक ही गाना दिन भर लूप में बजता रहता। वो ऐसा ही एक दिन था। बच्चे कान्हा किसली नेशनल पार्क घूमने गए थे। 3 दिन के लिए घर से जैसे आवाज छीन ली गई हो। वीकेंड था, मीरा को कॉलेज भी नहीं जाना था। क्या करे, कोई फिल्म देख ले। हर फिल्म तो वो सुयश के साथ देखती थी या रागिनी के साथ। अब अकेले तो जाने से रहीं। उन्हें लगा 2-4 पेंडिंग कॉल्स ही निपटा लूं। कब से रिश्तेदारों दोस्तों से बात ही नहीं हुई। उन्होंने फोन उठाया तो कार्तिक का मैसेज था। क्या कर रही हो, बच्चों को मिस करने के अलावा? मीरा मुस्कुरा दी। कार्तिक उन्हें कितनी अच्छी तरह समझता है। उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं, वाकई मिस कर रही हूँ बच्चों को। किताब, म्यूजिक, किसी काम में मन ही नहीं लग रहा। 30 सेकंड में कार्तिक का जवाब आ गया। व्हाट अबाउट अ डेट विद अ फ्रेंड? मीरा अब जोर से हंस पड़ी। कार्तिक के साथ ये कोई नई बात नहीं है। उनके साथ वो फिर से हंसना सीख गई थी। ठहाके लगाकर लड़कियों जैसे हंसना, ऐसे हंसना जैसे दुख उसने कभी देखा ही नहीं हो। मीरा ने टाइप किया, यस। उस शाम दोनों फिल्म देखने गए, फिर वहीं फूड कोर्ट में डिनर, डाइट प्लान तोड़ के मीठा और वापस लौटते हुए पान भी। मीरा घर लौटना ही नहीं चाहती थी। वो किसी कॉलेज जाने वाली लड़की की तरह बेफिक्र महसूस कर रही थी, एकदम आजाद। कार्तिक और वो पिछले 10 सालों से दोस्त हैं, और ऐसे दोस्त जिनके सामने जिंदगी पन्ना दर पन्ना खुली हुई है। रात के 10 बजने लगे थे। कार्तिक उन्हें घर पर ड्रॉप करने ही वाला था कि रागिनी का फोन बजा। मीरा ने झट से उठाया, लेकिन उनके कुछ कहने के पहले ही रागिनी की आवाज आई, हाय मॉम, मिसिंग मी? मीरा का मन भीतर से भीग गया। इस लड़की ने उनकी जिंदगी में बड़े सुबुक से रंग भर दिए थे। हर खालीपन को आवाज से जिंदा कर दिया था। मीरा हौले से बोली, हाँ, अच्छा नहीं लग रहा था घर में। कानों को अब आवाजों की आदत हो गई है। अभी मूवी देखने आए थे मैं और कार्तिक। अरे वाह, एंजॉय, रागिनी खुश होकर बोली। उसके बाद सुयश ने भी बात की, लेकिन न जाने क्यों उन्होंने उसके सामने कार्तिक का जिक्र नहीं किया। खुली किताब जैसी जिंदगी बिताने वाली मीरा ने इन दिनों मन के भीतरी कुछ पन्नों को सबसे छिपा के सिर्फ अपने लिए रख छोड़ा था। नर्मदा के किनारे बसे शहरों की एक अलग तासीर होती है। जबलपुर की भी थी, कुछ सुस्त सी, कुछ ताजा सी, जैसे किसी को कहीं भागने की जल्दी नहीं हो। सुबह की सैर से लौटकर गली के मोड़ पर रुककर जलेबियां खाने जैसी बेफिक्री एक शहर का दिया सबसे अनमोल तोहफा होता है। मीरा ने जलेबियां पैक करवाईं और घर पहुंच गईं।
सुयश अभी सोया हुआ था। रागिनी चाय पीते हुए उसके इंतजार में थी। चाय पीते पीते दोनों खामोशी से अखबार पढ़ते हुए कभी किसी खबर पर जरा सी बहस कर लेते थे। मीरा मोबाइल में मैसेज चेक कर रही थी। रात को कार्तिक से हुई चैट डिलीट करने लगी। किसी से छिपाने जैसा कुछ था नहीं, फिर भी रात के 1:30 बजे का कार्तिक का मैसेज था, वॉचिंग लाइफ इज ब्यूटिफुल। मैसेज पढ़ के मीरा की पीठ पर सिहरन हुई थी। छोटी छोटी बातें एक दूसरे से साझा करना, शायद इससे ज्यादा नाजुक एहसास कुछ नहीं होता। क्या कर रही हो? एक छोटा सवाल मन के कितने कपाटों को खोल कर भीतर चला जाता है। क्या हुआ मॉम, कोई प्रॉब्लम? रागिनी ने अखबार किनारे रख दिया। मीरा ने मोबाइल टेबल पर रखा और सोचने लगी कि क्या बताऊं इसे। मन में जो चल रहा है उसे प्रॉब्लम कहूं क्या? और अगर है भी तो रागिनी से, अपनी बहू से शेयर कर लूं। रागिनी ने आगे बढ़कर अपना हाथ मीरा की हथेलियों पर रख दिया। मुस्कुराते हुए बोली, आप मुझसे कह सकती हैं माँ, वी आर फ्रेंड्स। मीरा हंस दी, एक हंसी जिसका मकसद सिर्फ अंदर की उलझनों पर पर्दा डालना था। लेकिन कब तक? कुछ दिनों पहले जब से कार्तिक ने मीरा का हाथ थामकर उसके लिए अपनी पसंद जाहिर की थी, तब से मीरा का मन उलझा हुआ था। इस उम्र में जब बहू घर पे आ गई है, तब उनका किसी की तरफ झुकना कितना अजीब लगेगा। रोकना चाहिए उनको अपने मन को, और ना रोक सके तो बताना चाहिए बच्चों को। माना ये उनकी अपनी जिंदगी है, लेकिन उनकी जिंदगी पर बच्चों का भी तो हक है। मीरा ने अपनी कलाई पर रखे रागिनी के हाथ को अपनी उंगलियों में भींच लिया और हिचकते हुए बोली, मुझे कार्तिक के लिए इन दिनों कुछ स्पेशल फील होता है। आई वॉन्ट टू बी विद हिम ऑलवेज। कहकर मीरा चुप हो गई। वो रागिनी की तरफ देखती रही, उसके चेहरे के बदलते रंग महसूस करती रही। दोनों में कोई कुछ कहता, इससे पहले सुयश की आवाज आई, व्हाट नॉनसेंस मां, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सच कहना जितना मुश्किल होता है, शायद उतना ही मुश्किल होता है अनचाहे सच को स्वीकार करना। मीरा की बात से सुयश बुरी तरह भड़क गया था। मीरा चुपचाप अपने लाडले बेटे का चेहरा देखती रह गई थी। बचपन से अब तक उनको बेस्ट मॉम का दर्जा देने वाला, उनको आइडलाइज करने वाला उनका बेटा आज उनको जैसे हकारत की नजर से देख रहा था। एक वक्त था जब इस घर का लोन चुकाने में मीरा की सारी तनख्वाह निकल जाती थी। तब वो कॉलेज के बाद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाने लगी थी। तब सुयश 10th में था। वो रात को मीरा की गोद में सर छुपाकर रोया करता था। भगवान से प्रार्थना करता था कि वो जल्दी बड़ा हो जाए ताकि अपनी माँ को सारी खुशियां दे सके। आज वो बड़ा हो गया था, लेकिन उसकी और माँ की खुशियां आपस में मेल नहीं खा रही थी। उन दिनों जब विजय आधी रात को मीरा को फोन करके धमकियां देता, तो सुयश उनका सुरक्षा कवच बन के अपने पिता से उनको बचा लेता। वो उनको धमका दिया करता था, पापा आइंदा आपने फोन किया तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। मीरा उसको रोकती रह जाती थी। और आज वो कह रहा था, माँ अगर आपको कोई कंपेनियन ही चाहिए था तो पापा से सुलह कर लेती ना, उन्होंने तो हमेशा आपको वापस बुलाया था ना। मीरा हैरान थी, पापा से सुलह? अचानक एक दूसरा पुरुष सामने आया तो उनका बेटा पराया हो गया, भूल गया वो जख्म जो उसके पापा ने दिए थे। मीरा बिना एक शब्द कहे अपने कमरे में चली आई थी। कौन कहता है कि पृथ्वी के घूमने की गति एक समान होती है? अगर होती तो कोई कोई दिन इतना लंबा पहाड़ सा क्यों लगता है? उस दिन कॉलेज में मीरा का जरा भी मन नहीं लग रहा था। कार्तिक का उनके आसपास आना और मैसेज करना भी अखर रहा था। वो बार बार पूछता रहा कि हुआ क्या है, लेकिन मीरा चुप रही। क्या बताती उसको कि उनका अपना बेटा अचानक दूसरे पाले में आकर खड़ा हो गया था, कि उनकी बहू ने खामोशी इख्तियार कर ली थी? क्या बताती उसको कि उनके अपने बच्चे स्वार्थी हो रहे थे, या कहीं वो खुद ही तो स्वार्थी नहीं हो रही थी? विजय को छोड़ने के बाद सब ने दोबारा शादी करने के लिए कितना समझाया था, कितना मनाया था, लेकिन वो मना करती रही थी। जिंदगी में पुरुष का होना उनके लिए कोई अच्छा अनुभव नहीं था। वो खुश थी अपने बेटे के साथ, और वो खुद को सुयश और किसी तीसरे पुरुष के बीच बांटना नहीं चाहती थी। फिर अपनी नौकरी और उसकी जिम्मेदारी के बाद उनके पास इतना वक्त ही नहीं था कि कुछ और सोचती। इतना भी नहीं कि अपनी सो कॉल्ड तथा कथित अधूरी जिंदगी का सोग मनाती। फिर 10 साल अकेले बिताने के बाद कॉलेज में उनकी जिंदगी में कार्तिक आया, अंग्रेजी साहित्य का प्रोफेसर।
बायरन, कीट्स, शेली की कविताएं और शेक्सपियर के नाटकों की बातें करने वाला वो मनमौजी मीरा को कब भाने लगा, कब उसकी ओर मन झुकने लगा, वो खुद ही नहीं जान सकी थी। जानती तो कभी प्यार करती क्या? उम्र के साथ समझदारी आती है, सच है, और हर कदम सोच समझकर फूंक फूंक कर उठाने की आदत भी हो जाती है। लेकिन मन का किसी से मिल जाना और बात है। ये तो जैसे पानी है, ढाल देखा और बह गया। मीरा भी अनचाहे ही कार्तिक से जुड़ गई थी। उसका साथ उन्हें सुकून दे रहा था, लेकिन ये सब बच्चों की कीमत पर नहीं, उनको कबूल नहीं। उन्होंने दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया। घर में सब पहले जैसा हो गया, या शायद सब नहीं, पर काफी कुछ पहले जैसा हो गया था। सुयश वैसे ही कभी कभार माँ की गोद में सर रख के मालिश करने की जिद करता, वैसे ही ऑफिस आते जाते मीरा को गले लगाता, वैसे ही अपनी पसंद का पकाने की फरमाइश करता। लेकिन रागिनी के भीतर कुछ दरक गया था। उसका मन उस दिन सुयश के अचानक आकर फिर मीरा और कार्तिक के रिश्ते पर नाराज हो जाने को लगातार गलत ठहराता रहा। क्या अधिकार था उसको माँ को मना करने का या सलाह देने का? मीरा भले ही उन दोनों को पहले की तरह प्यार जताती रही, लेकिन रागिनी महसूस करती रही कि एक खालीपन, एक वैक्यूम है। उसने सुयश से कहा भी कि माँ पहले जैसे लूप में गाने नहीं सुनती, फिल्में देखने की जिद भी नहीं करती, और उनकी हंसी में कुछ कमी सी नहीं लगती तुमको? सुयश चुप रहा, फिर कुछ सोचकर बोला, हो सकता है माँ कार्तिक अंकल से अटैच हो गई हो, थोड़ा टाइम दो उनको। रागिनी भड़क गई। हो सकता है का क्या मतलब? उन्होंने कहा ना कि वो उनको पसंद करती हैं। और क्यों सुयश, क्यों वक्त दें? क्यों इंतजार करें हम उनके भीतर कुछ मर जाने का? हम क्यों उनको इस तरह शर्तों में बांध रहे हैं? माँ ने कितने प्यार से तुमको मुझे सौंप दिया। सोचो, उनका इकलौता बेटा पूरे टाइम अपनी बीवी के साथ रहता है, और वो? सुयश ने बीच में टोका, नहीं, अलग हैं दोनों बातें, एकदम अलग। रागिनी बेचैन हो गई। कुछ अलग नहीं है सुयश, सिर्फ एक चीज अलग है, वो ये कि वो माँ है और तुमको ये बर्दाश्त नहीं कि वो किसी से प्यार करे। सुयश चिढ़कर बाहर बालकनी में चला गया। उसका रागिनी से लड़ने का कोई मूड नहीं था। दिन बदस्तूर गुजरते रहे। मीरा अपने ट्रांसफर के इंतजार में थी। कार्तिक ने दूरी बना ली थी। बस उसका आखिरी मैसेज मीरा ने डिलीट नहीं किया था, तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। लाइफ इज ब्यूटिफुल, मगर तभी जब हम अपनी शर्तों पर जिएं। दुख या सुख कुछ भी वक्त को बांध नहीं पाता। उस बात को 4 महीने और सुयश रागिनी की शादी को साल बीत गया। उनकी पहली वेडिंग एनिवर्सरी थी। मीरा ने तोहफे के तौर पर दोनों के लिए खूबसूरत रोमांटिक ट्रिप प्लान की थी। आज दोनों चले गए थे 15 दिन के लिए। मीरा अकेलेपन को खुद पर हावी होने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने न जाने कितने दिनों के बाद अपनी पसंद के गाने लगा दिए। किचन में कॉफ़ी बनाने लगी कि वहाँ कॉफ़ी मेकर के पास एक लिफाफा नजर आया। मीरा ने हैरान होकर खोला तो गुलाबी कागज़ पर एक छोटा सा नोट था। माँ, थैंक यू फॉर दिस ट्रिप। आपसे सिर्फ लिया ही लिया है, आज हम कुछ देना चाहते हैं। विद लव, रागिनी, सुयश। साथ में पिन किया हुआ एक टिकट था शाम को हो रहे एक बड़े कॉन्सर्ट का। मीरा मुस्कुरा दी। उन्होंने थैंक यू टाइप किया और बच्चों को भेज दिया। 2 घंटे बाद वो ऑडिटोरियम में थी। मन खुश था, बच्चों पर प्यार आ रहा था। तभी बगल वाली सीट पर कोई आकर बैठा और कानों में हल्की सी आवाज आई, डू यू माइंड म्यूजिकल डेट? अंधेरे में नजर नहीं आया, पर आवाज। मीरा ने नजरें गड़ा कर देखा, कार्तिक। उनसे एक हल्की सी चीख निकल गई। तुम यहाँ कैसे? ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं? उन्होंने हैरान होकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, सब प्लान्ड है, वेरी वेल प्लान्ड। मीरा के कानों में एक मीठी धुन सुनाई दी। सामने कॉन्सर्ट शुरू हो गया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।